नमस्कार, स्वागत है आपका देश के नंबर वन चैनल बिजनेस के नंबर वन चैनल जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त तो चला है बुलेटिन का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे 40 खबरें रफ्तार भरे अंदाज में, कोरोना अपडेट्स, देश और दुनिया की खबरें और मार्केट और बाजार का हाल। आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के लिए 1000 बस भेजने की कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की पेशकश पर राजनीतिक महाभारत छिड़ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार का दावा है कि प्रियंका के ऑफिस की तरफ से दी गई लिस्ट में कुछ नंबर मोटरसाइकिल, कार और तिपहिया वाहनों के हैं। इस बीच यूपी सरकार के गृह विभाग ने प्रियंका गांधी वाड्रा के सचिव को लिखे खत में कहा कि 500 बसें गाजियाबाद के साहिबाबाद में और 500 बसें नोएडा में उपलब्ध करा दीजिए। सभी बसों को दोनों जिलों के जिलाधिकारी रिसीव करेंगे। आपने कोई एक फॉर्मल अप्रूवल, किसी दूसरे राज्य की बसें तब नए अपने राज्य में आएंगी तो उसके लिए आपको एक सूचना देनी चाहिए, आपको उसका परमिशन लेना चाहिए। आपने उसको कुछ नहीं करा, मत तुरंत आपने ट्विटर और ये सब शुरू कर दिया। तो हम तो हमेशा स्वागत कर रहे हैं योगी जी की सरकार, और योगी जी हमेशा स्वागत करते हैं जो मदद करना चाहे। इधर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में मजदूर की मौत होने पर मुआवजा देने की घोषणा की है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसी भी मजदूर की मौत हुई तो समाजवादी पार्टी उसके परिवार को 1 लाख रुपए का मुआवजा देगी। ये मुआवजा उन मजदूरों को मिलेगा जो रहते तो उत्तर प्रदेश में हैं लेकिन यहाँ के निवासी नहीं हैं। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सभी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करवाएं। मजदूरों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके अलावा अखिलेश यादव ने मजदूरों की सुरक्षा के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से उन्हें भोजन और सुरक्षा किट बांटने के निर्देश दिए हैं। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय के जरिए एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। संपादकीय में राहुल गांधी की तारीफ की गई है तो केंद्र सरकार पर हमला बोला गया है। शिवसेना ने कहा कि राहुल गांधी दिल्ली की सड़कों पर मजदूरों के साथ रुक गए, कुछ देर बैठे और बातचीत की। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दुखी होना आश्चर्यजनक ही कहा जाएगा। अगर कोई श्रमिकों की पीड़ा को कम कर रहा है तो सरकार को खुश होना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। शिवसेना ने कहा कि सरकारें अपने ही लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हैं। आज पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक हिंदुओं का स्वागत करने वाली ये सरकारें पड़ोसी राज्यों से आए अपने ही भाइयों को स्वीकार करने के लिए तैयार क्यों नहीं है। कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ ही अब देश में कोरोना वायरस की टेस्टिंग की रफ्तार भी बढ़ गई है। कल तक देश में 1 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए। देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक दिन में 1 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। इसी के साथ अब देश में 24 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। सरकार की ओर से 31 मई से पहले देश में 1 लाख रोजाना टेस्टिंग का लक्ष्य तय किया गया था, जो अब हासिल होता दिख रहा है। आईसीएमआर की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक देश में कुल 24,04,000 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। इसी के साथ ही भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्टिंग के मामले में अब 7वें नंबर पर पहुंच गया है। बीते कई दिनों से देश में रोजाना कुल 90,000 टेस्ट हो रहे थे। यही वजह है कि टेस्टिंग बढ़ने से पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ गई है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि 1 लाख में सिर्फ 4 या 5% टेस्ट ही पॉजिटिव आ रहे हैं। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के पार कर गया है। अब भारत में कुल 1,01,139 कोरोना संक्रमित हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या 3,163 हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक 39,174 लोग ठीक हो चुके हैं। अभी देश में 58,802 एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का कोहराम सबसे ज्यादा है। यहाँ मरीजों की संख्या 35,000 के पार पहुंच गई है। मरने वालों की तादाद 1,249 हो गई है। गुजरात में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 11,745 पहुंचा है, जबकि मरने वालों की तादाद 694 है। तमिलनाडु में भी तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। अब तक यहां 11,760 केसों की पुष्टि हुई है। इसमें 81 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10,000 को पार कर गया है, जबकि राजस्थान में अब तक 5,507 कंफर्म केस सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। हालांकि दूसरे देशों के मुकाबले भारत में हालात बेहतर हैं। WHO के मुताबिक भारत में कोरोना के कंफर्म मामलों का प्रतिशत 7.1 प्रति लाख है, जबकि पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़ों का दर 60 प्रति लाख है। WHO की ओर से 17 को जारी आंकड़ों के मुताबिक 17 मई को कोरोना में कुल जो मामले हैं उनमें 14,09,452 थे, जबकि कंफर्म मामलों की दर 431 प्रति लाख थी। ऐसे ही रूस में कुल केस 2,81,752 दर्ज किए गए। वहां पर कंफर्म केसों की दर 195 प्रति लाख थी। रूस के बाद यूके, उसके बाद स्पेन, इटली, ब्राजील, जर्मनी, तुर्की, फ्रांस, ईरान जैसे देश शामिल हैं, जहां प्रति लाख संक्रमितों की संख्या ज्यादा है। 17 मई तक
भारत में कंफर्म केसों की संख्या 96,000 के आसपास थी, जबकि कंफर्म केसों की दर 7.1 प्रति लाख थी। एक तरफ दिल्ली में चौथे लॉकडाउन के दौरान ज्यादा ढील देने की घोषणा की गई है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में कोरोना वायरस के नए मामले आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली में कोरोना वायरस के एक दिन में आने वाले मामलों का आज रिकॉर्ड टूटा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान 500 नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं, जो किसी भी एक दिन में सबसे ज्यादा हैं। दिल्ली में अब कुल कोरोना वायरस का आंकड़ा बढ़कर 10,554 हो गया है। दिल्ली में कोरोना वायरस की वजह से पिछले 24 घंटे के दौरान 6 लोगों की जान गई और अब दिल्ली में जानलेवा वायरस की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या 166 हो गई है। मुंबई के बांद्रा ईस्ट टर्मिनस पर हजारों की संख्या में आज मजदूर इकट्ठा हो गए। इससे हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक वहां मौजूद कुछ प्रवासियों ने बताया कि उनके पास पुलिस का कॉल आया था और उन्हें श्रमिक ट्रेन से उनके राज्य भेजे जाने की बात कही गई थी। कुछ को उनके किसी जानने वाले ने बताया कि ट्रेन बिहार और यूपी के लिए बांद्रा स्टेशन से चलने वाली है। इसके बाद लोग यहाँ पहुंच गए। जब मजदूर स्टेशन पर पहुंचे तो वहां कोई ट्रेन मौजूद नहीं थी। भीड़ उग्र हो गई और उसने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर हटाया। रेलवे स्टेशन पर बिहार जाने वाले प्रवासियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी भी की। मुंबई में इस ट्रेन चलने की खबर पर भीड़ इकट्ठा होने की यह दूसरी घटना है। चौथे लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेनें चलाना शुरू किया है। हालांकि कुछ राज्यों ने श्रमिक ट्रेनों को अपने यहां आने की अनुमति नहीं दी। अब रेलवे ने कहा है कि ट्रेनों के संचालन के लिए संबंधित राज्यों की अनुमति जरूरी नहीं है। गृह मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्यों में पहुंचाने के लिए इन ट्रेनों को चलाने के वास्ते रेलवे के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है, जिसके मुताबिक श्रमिक विशेष ट्रेनों को चलाने के लिए उन राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं है जहां यात्रा समाप्त होनी है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने लॉकडाउन 4.0 के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने कुछ मामलों में मामूली रियायत दी है, तो रेड जोन इलाकों में पहले की तरह सख्ती को लागू रखा है। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों, मेट्रो, स्कूल, कॉलेजों, शैक्षणिक संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक कार्य और सभा पर पाबंदी जारी रहेगी। सभी धार्मिक स्थलों पर आवाजाही की मनाही है। होटल पर भी रोक जारी है। रेस्टोरेंट फूड पैकेट की होम डिलीवरी कर सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने रेड जोन से बाहर जो इलाके हैं उनमें कुछ रियायतें भी दी हैं। दुकानों, मॉल, प्रतिष्ठानों, उद्योगों को केवल 9 से 5 रखरखाव के मकसद से खोलने की अनुमति है। ई कॉमर्स गतिविधियों को अनुमति होगी। अब बात बाजार की कर लेते हैं। आज बाजार दिन की तेजी बनाए रखने में नाकामयाब रहा और मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी दिन के ऊपरी स्तरों से 150 अंक फिसल गया। हालांकि मुनाफा वसूली के बावजूद निफ्टी 56 अंक की बढ़त बनाए रखने में कामयाब रहा और 8,880 पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स भी 167 अंकों की हल्की बढ़त के साथ 30,200 के करीब बंद हुआ। बाजार में आज की कमजोरी के विलन बैंक शेयर रहे। बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों से करीब 700 पॉइंट फिसलकर 17,490 पर बंद हुआ। आज के कारोबार के हीरो रहे भारतीय एयरटेल ने 603 रुपया का नया लाइफ टाइम छुआ है। आज चढ़ने वाले शेयरों की फहरिस्त में भारतीय एयरटेल के अलावा अडानी पोर्ट, ओएनजीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट रहे, जबकि यूपीएल, वेदांता, इंडसइंड बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बाजार की गिरावट की ओर खींचा। आज बैंकिंग शेयरों ने बाजार का पूरा मूड खराब किया। सरकारी बैंक पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, एसबीआई गिरकर बंद हुए। निजी बैंक में फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक में गिरावट रही। चौथी तिमाही में भारतीय एयरटेल को 5,237 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को 107 करोड़ का फायदा हुआ था। हालांकि रेवेन्यू, मार्जिन और एबिटा के मोर्चे पर कंपनी के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं। हालांकि घाटे के बावजूद कंपनी के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखा गया। कंपनी के शेयर 10% तक चढ़ गए। कंपनी ने आज 591 रुपये 95 पैसे की ऊंचाई को छुआ, जो उसका 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर था। कंपनी चौथी तिमाही में रेवेन्यू 8% बढ़ाकर 23,723 करोड़ रुपए रहा। एआरपीयू में ग्रोथ और 4G नेटवर्क में सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ने से एयरटेल का भारतीय कारोबार मजबूत होता दिख रहा है। कंपनी का भी कहना है कि ग्रोथ के लिए टैरिफ में बढ़ोतरी और 4G ग्राहकों की संख्या बढ़ना अहम वजह है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज का राइट्स इशू कल खुलेगा। देश में अब तक का ये सबसे बड़ा राइट्स इशू है। ये 53,000 करोड़ से ज्यादा का राइट्स इशू है। हर 15 शेयरों में एक शेयर मिलेगा। ये राइट्स इशू 1,257 के भाव पर आ रहा है। आरआईएल का राइट्स इशू 3 जून को बंद होगा। इसका साइज 53,125 करोड़ का है। जो लोग इसमें निवेश करना चाहते हैं उनको अभी 25% भुगतान करना होगा। इसके बाद 25% का भुगतान मई 2021 में करना होगा। बाकी का 50% का भुगतान नवंबर 2021 में करना होगा। रिलायंस 29 साल बाद कोई राइट्स इशू लेकर आ रहा है। वेदांता के बोर्ड ने कंपनी की डीलिस्टिंग को मंजूरी दे दी है। डीलिस्टिंग प्रस्ताव के लिए फ्लोर प्राइस 87 रुपए 50 पैसे प्रति शेयर तय किया गया है। डीलिस्टिंग का फाइनल ऑफर प्राइस रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। वेदांता के बोर्ड ने डीलिस्टिंग प्रस्ताव पर शेयर होल्डर्स की मंजूरी के लिए पोस्टल बैलेट या ई वोटिंग को मंजूरी भी दे दी है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट नरिश्को बेवरेजेस में पेप्सिको का पूरा हिस्सा खरीदेगा। नरिश्को में पेप्सिको का 50% हिस्सा है। इस डील से कंपनी अपना फोकस फूड एंड बेवरेजेस के क्षेत्र में बढ़ाना चाहती है। दोनों कंपनियों के बीच इस डील को लेकर ट्रांजैक्शन 30 जून से पहले होने की संभावना है। ये डील 29 करोड़ में होगी। इसके बाद नरिश्को कंपनी को 100% सब्सिडरी बन जाएगी। नरिश्को हाइड्रेशन ब्रांड्स बेचती है जैसे हिमालयन मिनरल वाटर, टाटा ग्लूको प्लस और टाटा वाटर प्लस। कल की रिकॉर्ड तेजी के बाद आज सोने चांदी में सुस्ती का माहौल है। एमसीएक्स पर सोना 46,700 रुपए के करीब 100 रुपए की तेजी के साथ कारोबार करता नजर आया। चांदी में बेहद सीमित दायरे में ट्रेड हुआ। एमसीएक्स पर चांदी ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली भी दिखी। चांदी 47,700 रुपए के करीब है। कल जो है एमसीएक्स पर गोल्ड ने 47,980 रुपए की नई ऊंचाई को छुआ था। हालांकि देर शाम ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली भी दिखी, लेकिन आज पूरे दिन सोना और चांदी एक छोटे से दायरे में घूमता रहा। पिछले एक साल में सोने ने करीब 50% तो चांदी ने 30% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। चांदी ने हफ्ते भर में 11% से के आसपास की मजबूती दिखाई है। दुनिया भर में कोरोना संकट की वजह से मंदी का माहौल है। ऐसे में सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने चांदी की खरीदारी बढ़ी है। डॉलर के मुकाबले आज रुपया 27 पैसे मजबूत होकर 75.63 पर बंद हुआ। आज इंट्राडे कारोबार में रुपए ने 75.61 के स्तर कम तक मजबूत हुआ। कल रुपया 75.91 पर बंद हुआ था, लेकिन आज शुरुआत 20 पैसे की मजबूती के साथ 75.71 पर हुई। रुपए में इस तेजी के पीछे मॉडर्ना का वैक्सीन बनाने का दावा भी है, जिससे सेंटिमेंट में सुधार आया है। कार कंपनियां कोरोना संकट से उबरने के लिए कारों की बिक्री बढ़ाने की कोशिश में जुटी हैं। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनीज मारुति सुजुकी ने अपनी कई कारों पर छूट का ऐलान किया है, जो 53,000 रुपये तक है। मारुति अपनी छोटी कार अल्टो पर 37,000 रुपये की छूट दे रही है। माइक्रो एसयूवी एस्प्रेसो पर 42,000 तक की बेनिफिट दे रही है। वैगनार पर 32,000 रुपये की छूट। मारुति सिलेरियो और सिलेरियो एक्स पर 47,000 रुपये के फायदे मिल रहे हैं। मारुति की पॉपुलर हैचबैक स्विफ्ट पर 48,000 रुपये का डिस्काउंट पा सकते हैं। मारुति की नई डिज़ायर पर 48,000 रुपये, जबकि पुरानी डिज़ायर पर 53,000 रुपये तक की छूट पाई जा सकती है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों को देखते हुए बीएमसी ने कंटेनमेंट जोन के नियमों में बदलाव किया है। किसी बिल्डिंग के किसी फ्लोर पर कोरोना का मरीज मिलने पर सिर्फ उस फ्लोर को कंटेनमेंट जोन माना जाएगा, न कि पूरी बिल्डिंग को। सिर्फ एक मरीज मिलने पर पूरी बिल्डिंग को सील करने की बजाय सिर्फ उस फ्लोर को ही सील किया जाएगा। अभी तक बीएमसी कोरोना का एक मरीज मिलने पर पूरी सोसाइटी को ही सील कर देता था। मुंबई में अब तक कोरोना संक्रमण से 757 लोगों की मौत हो चुकी है और मरीजों की संख्या 21,000 के पार पहुंच चुकी है। धारावी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,327 हो गई है। कोरोना से अब तक अकेले धारावी में कुल 56 लोगों की मौत हुई है। आज से दिल्ली में ऑड इवन की तर्ज पर दुकानें खुलेंगी। कनॉट प्लेस, खान मार्केट जैसे बड़े कमर्शियल सेंटर खुले। हालांकि आज कुछ बड़े बाजार जैसे चांदनी चौक, सदर बाजार फिलहाल बंद ही रहे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑड इवन नियम के तहत बाजार की दुकानें खोलने की इजाजत दी थी। इन दुकानों में सामाजिक दूरी का नियम का पालन करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
नए लॉकडाउन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य में सभी तरह के औद्योगिक गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के अलावा इजाजत होगी। पूरे प्रदेश में जो भी दुकानें खुलेंगी उनके सभी दुकानदारों को फेस कवर, मास्क लगाना जरूरी होगा। ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा। किसी भी खरीदार ने मास्क नहीं पहना तो उसे सामान नहीं बेचा जाएगा। मुख्य सब्जी मंडी सुबह 4 बजे से 7 बजे तक खुलेंगी। फल सब्जी मंडियों को बड़े और खुली जगहों पर लगाकर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक सामान्य लोगों के लिए खोला जा सकेगा। रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन केवल होम डिलीवरी के लिए। मिठाई की दुकानें भी खुलेंगी लेकिन सिर्फ बेचा जा सकेगा, दुकानों में बैठकर खा नहीं सकते। सुपर साइक्लोनिक तूफान अम्फान धीरे धीरे बंगाल के तट की तरफ बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक ये तूफान बीते कुछ घंटों में 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर और उत्तर पूर्व की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये अगले 1 या 2 दिन में ओडिशा, पश्चिम बंगाल समेत दूसरे तटीय राज्यों से टकरा सकता है। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से इसको लेकर तैयारी की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फोन पर बात की। उन्होंने ममता बनर्जी को केंद्र की ओर से हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तूफान 20 मई को लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तटों से टकरा सकता है। कोरोना को लेकर देश में जागरूकता भी फैल रही है। एक शादी में दुल्हन ने दूल्हे को वरमाला पहनाने से पहले मास्क पहनाया। इतना ही नहीं, दूल्हा और दुल्हन ने सरकार के नियमों को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वरमाला और शादी की दूसरी रस्में अदा की। मामला जोधपुर के भदवासिया का है, जहां पर एक जोड़े ने कोरोना लॉकडाउन के बीच शादी रचाई। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जहां दूल्हा और दुल्हन कोरोना लॉकडाउन में नियमों का पालन करते हुए शादी रचाते नजर आए। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में भी दूल्हा और दुल्हन ने मास्क पहनकर मंडप में बैठे और फेरों से पहले पंडित ने दोनों के हाथ में सैनिटाइजर भी लगाया। आलिया भट्ट ने कोरोना वॉरियर्स को अपनी तरफ से खास सरप्राइज भेजा है, जिसके लिए उनकी तारीफ हो रही है। मुंबई के केईएम अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर श्रीपत गंगापुरकर ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें चॉकलेट बार, स्वीट बन, ड्रिंक के साथ कुछ स्नैक्स भी नजर आ रहे हैं। इस बॉक्स में एक पेपर पर नोट लिखा है जिस पर लिखा है, थैंक यू, आप जो भी कर रहे हैं लोगों को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए आप असली हीरो हैं। कोरोना से पूरा देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। शूटिंग बंद होने से कई टीवी एक्टर परेशान हैं। हाल ही में टीवी एक्टर मनमीत ने आर्थिक तंगी की होने वजह से सुसाइड भी कर लिया। अब खबर आ रही है कि कई टीवी शोज में काम कर चुके फेमस एक्टर आशीष रॉय की हालत ठीक नहीं है। वो आईसीयू में भर्ती हैं। उन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत है। आशीष को 2019 में लकवा मार गया था और उसके बाद उन्हें काम मिलना बंद हो गया। आशीष रॉय ने अपने फेसबुक के जरिए बताया कि वो आईसीयू में हैं और बहुत बीमार हैं। उनका डायलिसिस चल रहा है। फिल्म हेरा फेरी सीरीज ने जिस तरह दर्शकों का दिल जीता, सभी चाहते हैं कि जल्द ही इसका तीसरा पार्ट भी सामने आए। पिछले दिनों ही एक्टर सुनील शेट्टी ने दावा किया था कि ये फिल्म जरूर बनेगी, लेकिन अब सुनील ने ही बताया कि फिलहाल फिल्म होल्ड पर चली गई है। हालांकि सुनील मानते हैं कि देर सबेर हेरा फेरी जरूर बनेगी। रणबीर कपूर और संजय दत्त स्टारर शमशेरा का पोस्ट प्रोडक्शन काफी जोर शोर से चल रहा है। खबरें हैं कि सब कुछ सामान्य होने के बाद मेकर्स फिल्म को बड़े स्केल पर रिलीज करना चाहते हैं। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बन रही इस फिल्म के डायरेक्टर अग्निपथ फेम करण मल्होत्रा हैं। फिल्म में रणबीर एक डकैत के रोल में नजर आएंगे। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक तरफ अपना जन्मदिन मना रहे हैं तो वहीं उनकी पत्नी आलिया सिद्दीकी ने एक कानूनी नोटिस भेजकर उनसे तलाक की मांग की है। तलाक के साथ साथ उन्होंने मेंटेनेंस की भी मांग की है। हालांकि मेंटेनेंस की रकम कितनी है इस बात का खुलासा नहीं हुआ है।